नमस्कार शिक्षार्थियों, आप सभी का शिक्षा के इस ऑनलाइन मंच पर स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 11वीं की भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण के खंड 3 के अंतर्गत पाठ 4 जलवायु के पहले भाग के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि इस चर्चा के उपरांत आप सभी निम्नलिखित अवधारणाओं को समझ सकेंगे। मौसम और जलवायु के मध्य अंतर को जान सकेंगे, मौसम और जलवायु के तत्व को समझ सकेंगे, मॉनसून जलवायु में एक रूपता के विविधता को जानेंगे, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब हम इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आप गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं। आपके गर्मियों के वस्त्र सर्दियों के वस्त्रों से अलग होते हैं। उत्तरी भारत में आप गर्मियों में हल्के वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? दक्षिणी भारत में ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत नहीं होती। उत्तर पूर्वी राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियां मृदु होती हैं। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता मौसम के तत्वों जैसे तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा एवं गति, आर्द्रता और वर्षण इत्यादि में परिवर्तन से आती है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 50 अथवा इससे भी अधिक वर्षों में आता है। अपनी पहली कक्षाओं में आपने मॉनसून के बारे में पढ़ा हुआ है। आपको मॉनसून शब्द का अर्थ भी ज्ञात है। मॉनसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। भारत की जलवायु उष्ण मॉनसूनी है, जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। आइए अब हम मॉनसून जलवायु में एक रूपता एवं विविधता के बारे में चर्चा करेंगे। मॉनसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। मॉनसून जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मॉनसून प्रकार की है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम, वर्षा, ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। आइए अब हम तापमान, पवनों तथा वर्षा की इन प्रादेशिक विविधताओं का जरा गौर से अवलोकन करें। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने में किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक हो जाता है, जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। दिसंबर की किसी रात में लद्दाख के द्रास में
रात का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि उसी रात को तिरुवनंतपुरम अथवा चेन्नई में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। उपयुक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटों का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी भिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती। उदाहरणतः केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है, किंतु थार मरुस्थल में यदि एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वहां रात का तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच आ पहुंचता है। आइए अब हम वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं को देखें। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मौसिनराम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में। उत्तरी पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा ओडिशा के तटीय भागों में हर तीसरे या पांचवें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा कराते हैं, जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु कोरोमंडल तट शांत एवं शुष्क रहता है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों के आरंभ में होती है। इन सभी भिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मॉनसूनी है। आइए अब हम भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में चर्चा करेंगे। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं, जिन्हें मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक। दूसरा, वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। तो आइए अब हम इन कारकों की चर्चा विस्तार से करते हैं। सबसे पहला कारक है स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक, जिसके अंतर्गत हम अक्षांश, हिमालय पर्वत, जल और स्थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई और उच्चावच की चर्चा करेंगे। अक्षांश। आप भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार पहले से ही जानते हैं। आप यह भी जानते हैं
कि कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। भारत की जलवायु को नियंत्रण करने वाला अगला कारक है हिमालय पर्वत। उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती हैं। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मॉनसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। भारत की जलवायु को नियंत्रण करने वाला अगला कारक है जल और स्थल का वितरण। भारत के दक्षिण में तीन ओर हिंद महासागर व उत्तर की ओर ऊंची व अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्नता मॉनसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। भारत की जलवायु को नियंत्रण करने वाला अगला कारक है समुद्र तट से दूरी। लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, कानपुर और अमृतसर में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। भारत की जलवायु को नियंत्रण करने वाला अगला कारक है समुद्र तल से ऊंचाई। जैसा कि आप जानते हैं, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। उदाहरणतः आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाला अगला कारक है उच्चावच। भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। उदाहरणतः जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल
अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवना विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। आइए अब हम वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारकों की चर्चा करते हैं। भारत की स्थानीय जलवायुओं में पाई जाने वाली विविधता को समझने के लिए निम्नलिखित 3 कारकों की क्रियाविधि को जानना आवश्यक है। प्रथम, वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण। दूसरा, भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायु संहितियों एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण। और तीसरा, शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों तथा दक्षिण पश्चिमी मॉनसून काल में उष्ण कटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। उपयुक्त 3 कारकों की क्रियाविधि को शीत व ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में अलग अलग भली भांति समझा जा सकता है। तो आइए हम बात करते हैं शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि की, जिसके अंतर्गत हम धरातलीय वायुदाब तथा पवनों की भूमिका के बारे में जानेंगे। धरातलीय वायुदाब तथा पवनें। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिम एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती है। ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती हैं, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं है। कई बार तो इसकी स्थिति खिसककर पूर्व में गंगा के मैदान के ऊपर पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। आइए अब हम जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण से जुड़े कारकों की चर्चा करते हैं। जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण। जिन पवनों की चर्चा अभी हमने की, वे धरातल के निकट या वायुमंडल की निचली सतहों में चलती है। निचले वायुमंडल के क्षोभ मंडल पर धरातल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल भिन्न प्रकार का वायु संचरण होता है। ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं होती। 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होता है। ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। तिब्बत
उच्च भूमि इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह दो भागों में बंट जाता है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है। जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है तथा इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। ऐसा माना जाता है कि जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। आइए अब हम पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात के भूमिका की चर्चा करते हैं। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हुए भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती हैं और भारी बारिश होती है। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भागों पर टकराते हैं। मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण ऐसे अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। क्या आपने अपने दूरदर्शन पर प्रसारित मौसम रिपोर्ट में कभी इन चक्रवातों की चाल को देखा है? आइए अब हम ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि के भूमिका की चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत अब हम धरातलीय वायुदाब तथा पवनों की चर्चा करेंगे। धरातलीय वायुदाब तथा पवनें। गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता है, उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी, जिसे अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसककर हिमालय के लगभग समानांतर 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। इस समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है। वास्तव में मौसम विज्ञानियों ने पाया है कि भूमध्य रेखीय द्रोणी ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने तथा पश्चिमी जेट प्रवाह के भारत के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच एक अंतर संबंध है। प्रायः ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच कार्य कारण का संबंध है। ITCZ निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दक्षिणी गोलार्ध से उष्णकटिबंधीय
सामुद्रिक वायु संहिता विषुवत वृत्त को पार करके सामान्यतः दक्षिण पश्चिमी दिशा में इसी कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है। यही आर्द्र वायुधारा दक्षिण पश्चिम मॉनसून कहलाती है। आइए अब हम अगले कारक की चर्चा करते हैं, जो है जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु संचरण। वायुदाब एवं पवनों का उपयुक्त प्रतिरूप केवल क्षोभ मंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यह जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित होता है। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह सामान्यतः 30 डिग्री उत्तर अक्षांश से परे नहीं जाता। आइए अब हम ये जानने की कोशिश करें कि आपने क्या सीखा। तो आइए और इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प मौसम और जलवायु का तत्व नहीं है? तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा एवं गति, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो प्यारे शिक्षार्थियों, आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में हम पुनः इसी पाठ के अगले भाग के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।